एक हेडिंग डालेंगे, हेडिंग में लिखिएगा सामंतवाद का प्रभाव। सामंतवाद का प्रभाव, ठीक है। क्योंकि अब हम जो है धीरे धीरे ये सामंतवाद अंध हो रहा है, तो ये पूरा एक लंबे समय तक जो समय तक चला 1206 ईस्वी तक पूरा प्रक्रिया हमने पढ़ी, 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व ईस्वी तक, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा है इसमें लिखिएगा। भारतीय सामंतवादी व्यवस्था के चरमोत्कर्ष काल में सामंतवादी व्यवस्था के चरमोत्कर्ष काल में भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। चेंज नहीं करना, उसी में लिखना। देखिए, सामंतों के प्रशासन पर बढ़ते हुए प्रभाव के कारण केंद्रीय सत्ता अत्यंत कमजोर हो गई। अपनी शक्ति के लिए सम्राट पूर्णतया सामंतों पर आश्रित हो गए। उनका अपनी प्रजा की कठिनाइयों से बहुत कम संबंध रह गया। और वह सामंतों के परामर्श को स्वीकार करने लगे। बात समझो कि सामंतों की पावर इतनी बढ़ गई, ठीक है। अब वो राजा को सलाह देने लगे। राज दरबार में तो पहले से पुरोहित, मंत्रीगण उपस्थित रहते हैं। राजा को इतना भरोसा हो गया सामंतों पर कि वो मंत्रियों की बातें, पुरोहितों की बातें, प्रधानमंत्रियों की बातें नहीं मानते थे, सामंत की बात मानने लगे। तो ये कारण है कि ये जो डिक्लाइन का समय है, यहां एक चीज देखने को मिलेगी कि भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट जाता है और वो भी व्यवस्थित नहीं है, ठीक है। खुद आमंत्रित करते हैं कि आओ भारत पर आक्रमण करो, विदेशी शासकों को। कारण यही है ना। तो ये सब है, योग्यता का अभाव धीरे धीरे होता चला जा रहा है। शासक वर्ग के चुनाव में, यानी कि राजा कौन बनेगा, शासक वर्ग के चुनाव में सामंत अपनी भूमिका अदा करने लगा। सामंत चुनेगा, जो बताएगा वही राजा बनेगा। इतना पावरफुल होने लगा धीरे धीरे। तो ये बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिला सामंतवादी प्रथा का। आगे लिखिएगा, इस प्रकार राज्य की वास्तविक केंद्रीय शक्ति दुर्बल होती चली गई। इस प्रकार राज्य की वास्तविक केंद्रीय शक्ति दुर्बल होती चली गई
जिसका लाभ सामंतों ने उठाया, जिसका लाभ सामंतों ने उठाया। कभी कभी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, स्वार्थ की पूर्ति के लिए सामंत एक सम्राट का साथ छोड़कर, एक सम्राट का साथ छोड़कर दूसरे सम्राट, एक सम्राट का साथ छोड़कर दूसरे सम्राट का साथ पकड़ लेते थे। एक सम्राट का साथ छोड़कर दूसरे सम्राट का साथ पकड़ लेते थे। वही बात की राजा बदल देना, है ना, राजा बदल देना और दल बदल देना, दल बदलू। आजकल की प्रथा बहुत चलती है, दल बदलू, है। पार्टी कहीं हार गई तो जीतने वाली पार्टी का अधिकार में तुरंत चले जाते हैं। ऐसा ही होता है जब प्लेग्राउंड पे गेम हो रहा होता है स्टेडियम में पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तानी जर्सी, पाकिस्तानी झंडे लहरा रहे होते हैं, जीत भारत जाता है तो वो जर्सी बदल लेते हैं, भारतीय झंडा हाथ में ले लेते हैं और भारतीय जर्सी पहन लेते हैं। वही हो गया सामंतवादी व्यवस्था का हाल। तो बड़ी विडंबना है वहां पर, ये सामंतवाद इतने पावरफुल हो जाते हैं कि वो अपनी मनमर्जी करने लगते हैं। नई लाइन से लिख लो, क्योंकि ये पैराग्राफ इसलिए इसको पॉइंट में नहीं लिखवाना चाह रहा मैं, क्योंकि इसमें हम लोग समझ रहे हैं कि प्रभाव क्या पड़ा, प्रभाव में पॉइंट में क्या लिखना। इसमें सामंतवाद ने तात्कालीन सामाजिक आर्थिक परिवेश को भी प्रभावित किया। परिवेश को भी प्रभावित किया। सैनिक शक्ति, सैनिक शक्ति, समृद्धि तथा राजनीतिक प्रतिष्ठा के कारण, राजनीतिक प्रतिष्ठा के कारण विभिन्न वर्णों के लोगों ने, विभिन्न वर्णों के लोगों ने समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया, समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया और वे स्वयं छत्रित्व का दावा करने लगे, स्वयं छत्रित्व का दावा करने लगे। मतलब कि वो इतने पावरफुल हो गए, स्वयं राजा के समान समझने लगे। राजा कौन? क्षत्रिय बनता था। तो ये थोड़ा सा उनके अंदर भाव स्पष्ट होता है कि वो अपने आप को राजा के समान शक्तिशाली और उनके समान ताकतवर समझने लगे। वो ये विशेषाधिकार एक तरीके से जिसको प्राप्त बोलते हैं, उनको ये एक तरीके से विशेषाधिकार प्राप्त हो गया था कि वो राजा के समान कहलाएंगे, राजा के समान पावरफुल कहलाएंगे, ऐसा कुछ। आगे लिखिएगा उसी में, कृत्य कल्पतरु, कृत्य कल्पतरु नामक रचना में वर्ण व्यवस्था में सामंतों का उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था में सामंतों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, फिर नई लाइन से लिखिएगा, लिखिए समृद्ध वेश्यों ने भी, समृद्ध वेश्यों ने भी इसका अनुकरण किया। अनुकरण मतलब उसी रास्ते पे चले, अनुकरण किया और उनका जीवन भी विलासी और आडंबरपूर्ण हो गया, विलासी और आडंबरपूर्ण हो गया। आर्थिक क्षेत्र पर सामंतवाद का गहरा प्रभाव पड़ा। आर्थिक क्षेत्र पर सामंतवाद का गहरा प्रभाव पड़ा। सामंतवादों में
स्थानीयता की भावना प्रबल हो गई, स्थानीयता की भावना प्रबल हो गई। उन्होंने दास दासियों को रखना प्रारंभ कर दिया, दास दासियों को रखना प्रारंभ कर दिया। अपने क्षेत्र में हो रहे विभिन्न अपने क्षेत्र में हो रहे विभिन्न व्यवसायों पर अपना अधिकार कर लिया। विभिन्न व्यवसायों पर अपना अधिकार कर लिया। कई व्यवसायों पर पाबंदी लगा दी गई, व्यवसायों पर पाबंदी लगा दी गई। माप तोल के मानक को भी सामंतों ने प्रभावित किया। तो देख रहे हैं कि उन्होंने हर क्षेत्र में हस्तक्षेप किया। अब तौल कितनी रहेगी, 1 किलो कितने ग्राम का रहेगा, वो भी वही निश्चित कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे कोई भी वस्तु किस मूल्य में बेची जाएगी वो भी वही निर्धारित कर रहे हैं सामंत। कौन सा व्यवसाय होगा कौन सा नहीं होगा वो भी, उस पर जो टैक्स लेना, कर वसूलना, आयात कर, निर्यात कर, सारा कुछ सब सामंत देखने लगा। हर एक चीज को उसने हस्तक्षेप किया। आर्थिक व्यवस्था तो उसके अधिकार में पूरी चली गई। इसी कारण सामंतवाद को टारगेट किया, सामंतों को टारगेट किया विदेशी आक्रमणों ने, और ऐसी ऐसी जगहों को टारगेट किया जहां पर उनको पैसा मिल सके। लूटा उन्होंने खूब बढ़िया करके। तो ये प्रभाव रहे सामंतवादी अर्थव्यवस्था के, उनके भारत में होने के। एक हेडिंग डाल थोड़ा सा और है, भूमि अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। भूमि अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। इसमें लिखिए पूर्व मध्यकाल में सामंत एवं भूमिधर वर्ग का उदय हुआ। तथा समाज पूर्ण रूप से कृषि मूलक हो गया। पूर्ण रूप से कृषि मूलक हो गया। राजसत्ता भी घनिष्ठ रूप से भू संपत्ति से संबद्ध हो गई। प्राचीन से चली आ रही भू स्वामित्व संबंधी विचारधारा में परिवर्तन हुआ। भू स्वामित्व संबंधी विचारधारा में परिवर्तन हुआ। अब एक ही भूखंड पर विभिन्न पक्षों, मतलब जमीन एक ही है, उस पर विभिन्न लोग अपना अधिकार करते हैं। विभिन्न पक्षों लिखिए, राजा, सामंत, अनुदान भोगी, जोतदार मतलब जो भूमि को जोत रहा है, जोतदार आदि से अलग अलग भूमि अधिकार प्राप्त होते हैं।
ठीक है, तो मतलब भूमि एक ही है, उस पर राजा भी अधिकार कर रहा है, सामंत का भी है, जिसको अनुदान दिया गया अग्रहार या ब्रह्मदेव के रूप में वो भी, और जो भूमि पर खेती कर रहा है कृषक, सब उस पर अपना स्वामित्व जमा रहे हैं। इन सबका बोझ पड़ता है सिर्फ कृषक पर, जो भूमि जोत रहा है, भूमि से फसल काट रहा है, उस सबको थोड़ा थोड़ा हिस्सा देना पड़ रहा है, तो उसके पास कितना बचेगा? न्यूनतम उसके खाने भर का। कई बार वो भी नहीं, अब मान चलिए कि कोई अकाल पड़ गया, बाढ़ सूखा आ गया, है ना, तो अब परिवर्तन हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ, ऐसे स्थिति में फसल पैदा ही नहीं हो रही है, उसको तो देना है सभी को, फिर किसान के पास क्या बचेगा? वो बेचारा भूखों मरता है। ये स्थिति बहुत बहुत हद तक वहां पर दुर्बल अवस्था में रही है, अनुमान लगा सकते हैं आप। देखिए, वैदिक काल से लेकर गुप्त काल तक भूमि स्वामित्व को लेकर के, भूमि स्वामित्व को लेकर के बड़े ही परिवर्तन दिखाई देते हैं, बड़े परिवर्तन दिखाई देते हैं। अनेक ग्रंथों ने अनेक ग्रंथों ने भूमि संबंधी अधिकार को लेकर के अपने स्पष्टीकरण दिए हैं, अधिकार को लेकर के अपने स्पष्टीकरण दिए हैं। जेमिनीय ने जेमिनीय ने जेमिनीय ने उसमें बैनर होगा किताबों पर उधर रखा, बैनर उठा लेना, वही काम। पल्ली शायद नहीं होगी वहां, देखो जाए यार, यही सब ले गए होंगे या विजेता ले गए होंगे। जेमनी, जेमनी का नाम सुना है? मिताक्षरा और दाय भाग जैसे ग्रंथों का नाम सुना है? जीवोत्वाहन का नाम सुना है? पढ़ाया था फिलहाल ये। वो भूमि संबंधी अधिकार को लेकर के उनके ग्रंथ हैं। उसमें ये बताया गया है कि भूमि पिता के होने पर पुत्र का भूमि पर अधिकार होता है या नहीं। जैसे पिता जीवित हैं तो पुत्र को पिता के जीवन काल में ही भूमि पर अधिकार माना जाए या नहीं माना जाए। फिर एक ग्रंथ ये कहता है कि बच्चे का जन्म जैसे ही होता है तुरंत उसका पिता के हिस्से पर अधिकार हो जाता है। तो ये जो भूमि पर अधिकार को लेकर के ग्रंथ लिखे गए ये सभी, लिखिए जेमिनी के मीमांसा सूत्र में कहा गया है कि कोई राजा भी अपने राज्य की समस्त भूमि दान नहीं दे सकता, क्योंकि भूमि पर सभी का समान रूप से अधिकार होता है। भूमि पर सभी का समान रूप से अधिकार होता है। पैराग्राफ चेंज करेंगे। देखिए, पूर्व मध्यकाल तक आते आते हम पाते हैं कि पूर्व मध्यकाल तक आते आते हम पाते हैं कि भूमि पर सामुदायिक अधिकारों का ह्रास हो रहा है। भूमि पर सामुदायिक अधिकारों का ह्रास हो रहा है तथा राजकीय और व्यक्तिगत अधिकारों का विकास हो रहा है।
कहने का तात्पर्य यह है कि देखो गुप्त काल तक तो चीजें ठीक ठाक चल रही हैं, भूमि पर सभी का अधिकार माना गया है। जैसे जेमिनी ने कहा कि भूमि बेच नहीं सकता राजा, सारा दान नहीं दे सकता किसी को, चलो मैंने अपनी सारी भूमि दान में दे दी, क्योंकि उस पर सभी का सामूहिक अधिकार होता है। लेकिन जब पूर्व मध्य काल का समय आया, यानी कि उत्तर गुप्त काल की बात करते हैं हम, वहां ये अधिकार प्रबल हो गए कि भूमि जो है व्यक्तिगत भी हो सकती है और सामूहिक और राजनीतिक राजकीय भूमि। तात्पर्य ये कि अब भूमि को दान में भी दिया जा सकता था और कितनी भी भूमि दान में दे सकते थे, सारी भूमि दान में दे सकते थे, अब राजा की इच्छा पर है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चेंज देखने को मिलते हैं हमें व्यक्तिगत अधिकार को लेकर के। आगे लिखिएगा इसी लाइन में, उन्होंने यह मत प्रकट किया कि राजा भूमि का स्वामी होने के कारण, उपज के चौथे भाग का अधिकारी होता है, उपज के चौथे भाग का अधिकारी होता है। ठीक है, मतलब राजा को कौन सा हिस्सा मिलना चाहिए? उपज का चौथा, सारा नहीं, ये उठा के चलो राजा को दे दिया, नहीं। लेकिन लिखिए, लेकिन मनुष्य भी उसी भूमि पर निवास करता है, इसलिए वह भी उस भूमि का स्वामी माना जाएगा, वह भी उस भूमि का स्वामी माना जाएगा। इस कारण भूमि पर राजकीय अधिकार का पतन होने के कारण व्यक्तिगत स्वामित्व के अधिकार का विकास हुआ। और यह विकास उत्तर गुप्त काल से प्रारंभ होता है। पूर्व मध्यकालीन लेखकों ने भूमि को बेचने का अधिकार दे दिया, भूमि को बेचने का अधिकार दे दिया। अब नई लाइन से लिखेंगे थोड़ा सा, बेचने का अधिकार दे दिया, क्योंकि पूर्व मध्यकाल में भूमि बेच भी सकते थे, ऐसा अधिकार मिल गया था। नया लाइन देखिए, इस प्रकार पूर्व मध्यकालीन भूमि अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं थी। भूमि अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं थी राजकीय भूमि और व्यक्तिगत भूमि का होना, मतलब यह कि इस काल में अब भूमि केवल राजकीय नहीं होती थी, व्यक्तिगत भूमि भी थी। ठीक है, अधिकार भी बढ़ गए थे। व्यक्तिगत भूमि पर स्वयं भूमि जो उसको जोत रहा है, फसल उपज कर रहा है, उसका अधिकार था। जो राजकीय भूमि थी उस पर सभी का अधिकार होता था, केवल राजा का नहीं। ठीक है, राजा का तो होता ही था, वो चौथा हिस्सा पा रहा था उस पर, लेकिन जो उस पर फसल उगा रहा है उसका भी अधिकार माना जाता था। ठीक है, अब जो नगर हैं, ये तो भूमि कृषि भूमि योग्य भूमि की बात हो गई। जो नगर हैं जहां लोग निवास करते हैं, उस पर दोनों का अधिकार माना जाता था कि जहां लोग रह रहे हैं उन लोगों का भी होगा, और राजा के अधिकार क्षेत्र में तो वो भूमि आ ही रही है। ठीक है, आपने देखा होगा इतिहास में ये बताया जाता है कि कहां से कहां तक किस राजा का
साम्राज्य फैला हुआ था। यानी कि वो सारा साम्राज्य उस राजा के अधिकार में होता है, लेकिन उसका भी अधिकार होता है जो वहां का निवासी है, वहां का रहने वाला है। ठीक है, इस तरीके से ये भूमि के अधिकार निश्चित होते हैं और ये सामंतवादी प्रथा के कारण ही अस्तित्व में आया। इसी कारण उसको हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। तो पूरा आपका कंप्लीट हुआ है। ठीक है, सामंतवादी व्यवस्था ये पूरा इकोनॉमी सिस्टम पर आधारित था। इनकी उत्पत्ति भी वहीं से हो रही है, सामंतों की, है ना, और इनका अंत भी वहीं पे हो रहा है। हालांकि आपको सामंतवाद के लक्षण बाद में भी देखने को मिलेंगे, जैसे कोरोना के अभी भी दिखते हैं कहीं कहीं, वैसे ही सामंतवाद के लक्षण बाद में भी। सामंतवाद तो खत्म हो गया, वैक्सीन लग गई, लेकिन लक्षण अभी भी मिल जाते हैं। इतिहास भरा पड़ा है। बाद में भी किंग मेकर के नाम से जो लोग आए, राजा बनाते रहे, वो सामंतवाद का ही एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि सुधरा हुआ रूप या बिगड़ा हुआ रूप कह सकते हैं, जो भी है। चलो खत्म करते हैं।